हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपीएससी पेपर की टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज हम 6th पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि पहला पार्ट है। तो अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि फसल गहनता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है? देखिए, आप जानते हैं कि हमारी जो इंडिया है, यहाँ की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और नवंबर तक अगले साल 2023 में हम चाइना को भी क्रॉस कर जाएंगे, यदि आबादी के पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो ये बढ़ती पॉपुलेशन को काउंटर करने के लिए आपको उनको फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि हमें जो है जितने लोग हैं उनकी जो मांग है फूड से रिलेटेड, तो उसकी पूर्ति करना जरूरी है। तो हम जानते हैं ऑलरेडी हमारे पास लिमिटेड लैंड है, जिसको हम नहीं बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको पता है, हमको प्रकृति ने लिमिटेड लैंड दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया को ना बढ़ाने की बजाय उतने ही एरिया में यदि प्रोडक्शन जो है बढ़ जाए, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, जिसे हम फसल गहनता कह सकते हैं, तो ये चीज अगर बढ़ जाती है तो एक फूड सिक्योरिटी हमारी मीट होगी। ठीक है, तो ये होता क्या है, अगर इसको डायरेक्ट डेफिनेशन या टर्म में देखें तो ये सकल बोए गए क्षेत्र और निवल बोए गए क्षेत्र का अनुपात होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फसल चक्र से फसल गहनता बढ़ सकती है। हाँ जी, बिल्कुल आप जानते हैं, जब एक के बाद आप दूसरी, जैसे क्रॉप रोटेशन होता है, तो उससे जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी की जो है काफी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है इससे, इंटेंसिटी से, क्रॉपिंग इंटेंसिटी से। तो इसके दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा आंत्रपोपत्तनों का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, यानी कि इंटरप्रॉट इंट्रीपॉट पोर्ट। देखिए, पोर्ट बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि ऑयल पोर्ट हो गया, ठीक है, पैकेट स्टेशन हो गया, पोर्ट ऑफ एंट्रोपो बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप के जो पोर्ट हैं, इस पे इसका जो क्या कहते हैं, अलग अलग जो टाइप्स हैं, वो बेस्ड किस चीज पे हैं कि उस जगह से कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं, इंपोर्ट की जाती हैं, तो उसके बेसिस पे इसको बस डिवाइड किया गया है। तो उसमें से ये एक आता है जो एंट्रोपोर्ट की बात हो रही है। तो पहला इसका स्टेटमेंट है, वे पत्तन जो विशेष रूप से यात्रियों और डाक के परिवहन से संबंधित है। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, वे पत्तन जहां जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने और खाद्य सामग्री के लिए लंगर डाला करते हैं। तो ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं है। तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करने वाले पत्तन, ऐसे पोर्ट को ऑयल पोर्ट कहते हैं। ठीक है, फिर यानी कि तेल पत्तन। चौथा, एक ऋण केंद्र के रूप में कार्य करने वाले पत्तन, जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना, एंट्री पोर्ट, ये इसी की बात हो रही है कि ऐसा पोर्ट जहां पर मेनली वो कलेक्शन सेंटर का काम करता है, जहां पे गुड्स जो है लाए जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो गया वो लाए जाते हैं, और अलग अलग कंट्री में अ, उस जगह से, उस पोर्ट से जाना है। मान लीजिए थोड़ा अफगानिस्तान जाना है, थोड़ा ईरान जाना है, अरेबियन सी के पास आ गया, मुंबई पोर्ट अगर ले लेते हैं, तो ऐसे पोर्ट्स को कहते हैं एंट्रीपोर्ट पोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये ऑयल पोर्ट की बात हो रही थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक बृहद पैमाने के विनिर्माण उद्योग की विशेषता माना जाता है, यानी कि जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो उसकी क्या क्या इसमें से कंडीशन है, हमें बतानी है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि अलग अलग जो है डिवीजन हो, जो वहाँ पे लोग वर्किंग काम कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट। तो पहला तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा, अनियमित भौगोलिक वितरण। देखिए, जो ये
आजकल के मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ये अलग-अलग रीजन में उपस्थित रहती हैं, ठीक है? अलग-अलग अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि डिपेंड करता है कि जो रॉ मटेरियल की प्रोडक्टिविटी, मार्केट की प्रोडक्टिविटी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो कोई इवन इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, तो इसका दूसरा भी आंसर बिल्कुल सही है। वहीं तीसरा बोल रहा है कि कौशलता का विशिष्टीकरण, तो बिल्कुल सही बात है कि किसी भी आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाओ, तो कुछ लोग स्पेसिफाई होते हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, अलग-अलग लोगों को जॉब्स जो हैं डिवाइड कर दी जाती हैं उनके स्पेशलाइज़ेशन पे बेस्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है? तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है निम्नलिखित में से कौन-सा दुर्लभ मृदा तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है? संदर्भ में सही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। तो पहला RED भूगर्भिक निक्षेपों में एक साथ पाए जाने वाले 17 तत्वों का समूह है। बिल्कुल सही बात। जो रेयर अर्थ एलिमेंट जिनको कहा जाता है, रेयर अर्थ मेटल, तो ये करीब ग्रुप है 17 एलिमेंट का। ये लुथेनियम लेंथेनाइट सीरीज होती है, जिसके अंतर्गत ये आते हैं करीब जो 17 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? जिनको रेयर अर्थ अर्थ एलिमेंट कहते हैं। फिर ये अभिज्ञात वैश्विक भंडारों के 80% से अधिक ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है? फिर नेक्स्ट भूपर्पटी में सोने की तुलना में RE अपेक्षाकृत अधिक प्रचुर मात्रा में है, ठीक है? फिर रेयर अर्थ एलिमेंट की रक्षा और आंतरिक उद्योग के व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। देखिए, ये जो जितने भी ये बात हो रही है इसकी, रेयर इसका जो स्टेटमेंट है ये दूसरा वाला इसका गलत हो जाएगा, जिसमें ये बोल रहा है कि 80% जो रिजर्व है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए ये स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि 80% से लेके 90% जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये चाइना में पाए जाते हैं, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जो इसमें बातें कर रहा है कि करीब जो 17 एलिमेंट का समूह है ये बिल्कुल सही है, और ये थर्ड की ये गोल्ड से ज़्यादा अबंडेंट देन गोल्ड इन द अर्थ क्रस्ट, सही बात है। ये गोल्ड से ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं, ना कि गोल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है। फिर उसके बाद RE की रक्षा आंतरिक उद्योग और व्यापार रूप से उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही बात। बहुत जगह पे इसका यूज़ होता है, मेनली जो क्या कहते हैं, हम लोग के जो डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, स्पेस सेक्टर में जो चिप्स होती हैं और अलग-अलग टाइप की जो मशीन्स बनाई जाती हैं, तो उन सब का यूज़ इसमें किया जाता है, RE का। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज हैं जिसका नाम आपने सुना ही होगा, और वो किस किस नदियों पे जो है बसी हुई हैं। तो आप जानते हैं, सबसे पहला बोल रहा है लंदन थेम्स, तो सब कोई जानता होगा आई थिंक। लंदन जो है वो थेम्स नदी पे बसा हुआ है। इस थेम्स को आइसिस भी कहा जाता था, ठीक है? ये सदर्न इंग्लैंड में ये रिवर फ्लो करती है और लंदन से होके जाती है। तो चलिए पहला सही है। फिर दूसरा बोला है न्यूयॉर्क जो है हडसन रिवर पे। देखिए ये भी बिल्कुल सही है। यूएसए में जो न्यूयॉर्क है वो हडसन रिवर से होके जाती है साउथ में, नॉर्थ से साउथ बहती है न्यूयॉर्क में। करीब 507 किलोमीटर लंबी ये रिवर है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर वही तीसरा बोला बुडापेस्ट जो है, बुडापेस्ट वोल्गा रिवर। देखिए ये स्टेटमेंट जो है गलत है। बुडापेस्ट जो है वोल्गा रिवर पे नहीं सिचुएटेड है, ठीक है? बुडापेस्ट पे है डैन्यूब रिवर, ठीक है? डैन्यूब रिवर आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस रिवर है, जो अपना जो वाटर है ये ब्लैक सी में लाके डालती है, डिस्चार्ज करती है। तो ये डैन्यूब रिवर है बुडापेस्ट से, ना कि वोल्गा, ठीक है? तो इसका तीसरा ऑप्शन गलत है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पोषणात्मक घनत्व का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? पोषणात्मक घनत्व यानी कि न्यूट्रिशन डेंसिटी। देखिए इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यह प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर किसानों की कुल संख्या का मापन करता है।
या एक विशेष स्थान पर वाणिज्यिक फसलों के अधीन क्षेत्र से खाद्य फसलों के अधीन क्षेत्र का अनुपात है, या खाद्य फसलों के अधीन प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तीसरा, यह किसी विशेष स्थान की कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र के बीच का अनुपात है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये जो न्यूट्रिशन डेंसिटी की बात किया जा रहा है, तो ये रेशियो होता है कि पर्टिकुलर किसी रीजन की टोटल जो पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर प्लेस की और टोटल जो कल्टीवेटेड एरिया है उस रीजन में, तो ये बता रहा है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितना उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो ये एक तरह से डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि इसका क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध बिग इंच या फिर लिटिल बिग इंच, ये क्या है? तो पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने बिछाई गई पेट्रोलियम पाइपलाइन। बिल्कुल सही बात, ये स्टेटमेंट सही है। ये जो बिग इंच या फिर लिटिल बिग इंच है, ये एक पाइपलाइन थी, ठीक है, जो कि पेट्रोलियम पाइपलाइन थी, जो टेक्सास से न्यू जर्सी के बीच में बिछाई गई थी। ठीक है, तो ये दोनों जगह कहाँ पे है? यूएसए में है, और वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। ठीक है, तो ये 1942 से 44 के बीच में, जब वर्ल्ड वॉर टू हमारा चल रहा था, इंडिया में आपको याद होगा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो उस वक्त ये इंसिडेंस हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, जो कि वनस्पति तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है। बिल्कुल सही बात। फिर दूसरा बोल रहा है, भारत मुख्य रूप से चीन से ताड़ के तेल का आयात करता है। देखिए, ताड़ का तेल यानी कि पाम ऑयल, और इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर वेजिटेबल ऑयल का वर्ल्ड में, तो ये तो बात तो बिल्कुल सही है। वही दूसरा जो बोल रहा है कि चीन से मंगाता है, तो ये चीज गलत है, क्योंकि यदि एक्सपोर्टर की बात करें तो आप जानते हैं इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पाम ऑयल का एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है। ठीक है, इंडोनेशिया याद रखिएगा, जो हमारा नीचे इंडियन ओशन के राइट साइड में आप यदि जाएंगे तो इंडोनेशिया आपको मिल जाएगा। तो इंडोनेशिया ही जो है पाम ऑयल का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर है, और यहीं से जो इंडिया का इंपोर्ट है मेनली वो इंडोनेशिया ही पूरा करता है, करीब 8.3 मिलियन टन का। ठीक है, ना कि चाइना। तो हमारा सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा आंसर बचेगा केवल एक, ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थायी कृषि के प्रमुख सिद्धांत हैं? ठीक है, स्थायी कृषि यानी कि पर्माकल्चर। तो पहला स्टेटमेंट, गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। दूसरा, जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। तीसरा, डेवलपिंग सिस्टम टू कलेक्ट अबंडेंट रिसोर्स एंड एनर्जी, मतलब कि प्रचुर संसाधन और ऊर्जा एकत्र करने की प्रणाली का विकास करना। देखिए, कि जो पर्माकल्चर है, ये एक तरह से अभी न्यू कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको बहुत समय से यूज किया जा रहा है, बट अभी ये थोड़ा ज्यादा ही क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए ये काफी चर्चा में रही है। इसमें ये होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे पर्माकल्चर किया जा रहा है, तो ये चीज ध्यान रखा जाता है कि वहाँ की जो फॉरेस्ट्री है, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है वो सस्टेनेबल हो। ठीक है, और उसमें ऑर्गेनिक चीजों का यूज किया जाए। ठीक है, और ये लैंड को इवन एग्रीकल्चर के बाद भी उसकी जो लैंड की किसी रीजन की पर्टिकुलर एग्रीकल्चर लैंड है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो खराब ना हो, इस चीज पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये पहला बोल रहा है इंटेंसिव फार्मिंग, तो ये तो गलत है, क्योंकि इंटेंसिव फार्मिंग में आप जानते हैं कि बहुत ही जो किसी भी रीजन में जहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग होती है तो उसके काफी दुष्प्रभाव होते हैं, पॉल्यूशन भी होता है एनवायरनमेंट में, साथ ही साथ सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो आप पहला जो है स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। वही बाकी दोनों की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, डी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो फिर से कुछ कथन है, तो हमें बताना है ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो पहला,
वन अवस्था में यह एक दीर्घकालिक पौधा है, हालांकि इसकी अधिकांश क्रिस्ट फसलें वार्षिक होती हैं। ठीक है, मतलब कि पेरेनियल प्लांट है कि इसको पूरे साल बोया जा सकता है। और दूसरा, इससे इसमें मूसला मूल तंत्र होता है, जिसे द्वितीय मूल होती हैं जो प्राथमिक मूल से पार्श्वी रूप से निकलती हैं। देखिए, ये जो बोल रहा है टैप रूट यानी कि मूसला मूल तंत्र, इसमें क्या होता है, मेन जो प्लांट होता है ना उससे ही एक रूट निकलेगी और वही मेन रूट होती है। ठीक है, और जैसे आपने गाजर खाई होगी, मूली होती है तो उसमें एक मेन रूट होती है, बाकी उसमें से छोटे छोटे सेकेंडरी जो रूट्स हैं वो छोटी छोटी होंगी, बट मेन एक टैप रूट होती है जिसे मूसला मूल तंत्र कहते हैं। तो ये इसमें से किसकी बात कर रहा है? फिर वही तीसरा स्टेटमेंट जो बोला है, फल लगाने की अवधि के दौरान वृहद दैनिक भिन्नताओं के साथ ठंडी रातों वाले गर्म दिन विकास के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, तो आप यदि तीनों स्टेटमेंट को देखें तो ये बात कर रहा है कॉटन की, यानी कि कपास की। ठीक है, कपास आप जानते हैं कि एक प्लांट है जो 5 से 6 मीटर लंबा होता है। ठीक है, और ये टैप रूट इसकी होती है, इसकी जो रूट होती है ये ऐसे प्राइमरी रूट होती है, उसमें सेकेंडरी रूट निकली होती है। ठीक है, जो इसकी बात कर रहे हैं। और इंडिया में आप जानते हैं जो ब्लैक सॉइल है वो फेमस है किसके लिए? कॉटन कल्टीवेशन के लिए, जो कि डेक्कन रीजन में पाई जाती है। और कॉटन का कल्टीवेशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी होता है। ठीक है, लेकिन गुजरात जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? कॉटन का, यानी कि कपास का। और यदि क्लाइमेटिक कंडीशन की बात किया जाए तो ये करीब 21 से 27 डिग्री सेल्सियस जो है इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। हालांकि ये टॉलरेट कर लेता है हाई टेम्परेचर भी, लो टेम्परेचर भी, बट मेनली ये इसके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए ये ट्रॉपिकल प्लांट है। तो ये हो गया, ये बात हो गई कॉटन की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित में कौन से लौह और इस्पात उद्योग का केंद्र है? यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, इसमें से कौन सी है? तो पहला, जर्मनी का रूल क्षेत्र। ठीक है, फिर उत्तर अमेरिका का मिसाबी क्षेत्र। ठीक है, फिर मंचूरिया रीजन चाइना में, आप जानते हैं इसके लिए जापान से एक बार लड़ाई भी हो चुकी है। तो काफी प्रोडक्टिविटी इस लैंड की है, प्रोडक्टिविटी इन द सेंस कि यहाँ से काफी खनिज और ये सब प्राप्त होते हैं मंचूरिया से। फिर चौथा हो गया यूरोप का यूराल क्षेत्र। देखिए, इसके चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये जो चारों एरियाज हैं ये फेमस हैं किसके लिए? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है मूल रूप से पृथक कस्बों या शहरों के विलय से उत्पन्न शहरी विकास का बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस रूप से संदर्भित होता है? देखिए, a large area of urban development resulting from merging of original separate town और cities। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये सब अर्बन यानी कि उपनगरीय विस्तार की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी सिटीज हैं अलग अलग, उनको एक साथ मर्ज करके आप उसको एक अर्बन डेवलपमेंट उसमें बना रहा हो, तो ये सब अर्बन की बात होगी। और इसको कॉन्यूबरेशन भी कहा जाता है, कॉन्यूबेशन। ठीक है, तो इस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो बोल रहा है कुछ इंडस्ट्रीज दिया है और उसकी निम्नलिखित में से कौन से उद्योग सामान्यतः बड़े शहरी केंद्रों के निकट अवस्थित होते हैं? देखिए, बड़े शहरी केंद्रों के निकट होने का मतलब क्या होता है? मेनली इन एरियाज को, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, इनका रॉ मटेरियल, कोई भी इंडस्ट्रीज को कहीं पे रखा जाएगा तो पहले तो ये चीज होती है कि वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, कुछ चीजें हैं। फिर पावर सप्लाई चाहिए होती है। ठीक है, पर्टिकुलर, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो पावर रहती है। फिर साथ ही साथ यदि कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है इंडस्ट्री में तो उसके लिए हमें मार्केट भी चाहिए। तो मार्केट कहाँ पे मिलती है? जहाँ पे लोग रहते हैं। कहाँ पे लोग ज्यादातर रहते हैं? ये बड़े शहरों के बीच, अर्बन सेंटर के पास रहते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं
वो अलग अलग जगहों पे सिचुएटेड हैं, तो बहुत सारे कारण, जियोग्राफिकल कारण के साथ साथ जो एंथ्रोपोजेनिक भी कारण है, ये सब होते हैं। तो ये बात होगी इसकी। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ताप विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर स्टेशन, नहीं, आप देखिए थर्मल पावर स्टेशन है, आप जानते हैं कि शहर से काफी दूर इसको बनाया जाता है, लगाया जाता है। आप देखते हैं कि कुछ लोग जिनका रिक्रूटमेंट होता है थर्मल पावर प्लांट में, तो आप सुनते होंगे वो टाउनशिप में रह रहे हैं। तो टाउनशिप क्या होती है? किसी ऐसा रीजन को पर्टिकुलरली जो शहर से थोड़ा दूर है उसको रखा गया है, उसको रीजन को डेवलप किया गया है, टाउनशिप बनाई गई है, पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्रीज के लिए, थर्मल इंडस्ट्री होगी, कोल इंडस्ट्री होगी, ये सब हो गया। तो पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये अर्बन सेंटर के पास नहीं होता है। दूसरा बोला फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी भी हैं, इनको भी नहीं रखा जाता, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी किसी मेडिसिन को बनाया जाता है, मेडिसिन हो गया, वैक्सीन हो गया, जितनी भी ये चीजें हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो उनका एक्सपेरिमेंटेशन होता है। उस एक्सपेरिमेंटेशन में बहुत सारी हानिकारक चीजें उत्पन्न होती हैं, जिसका लोगों पे, जो आसपास के एनवायरनमेंट पे गलत प्रभाव हो सकता है। तो उससे बचने के लिए इन सब इंडस्ट्रीज को अर्बन रीजन से दूर रखा जाता है, ठीक है? क्योंकि पानी के संपर्क में यदि मान लीजिए आप वेस्ट को पानी में मिला रहे हैं, ठीक है, या फिर एनवायरनमेंट में डिस्पोज कर दे रहे हैं, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा कंसर्न हो सकते हैं। तो पहला दूसरा तो नहीं है, और पहला दूसरा आपको जैसे ही पता चल जाएगा नहीं है, तो आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा डी, 3 एंड 4। सूती वस्त्र उद्योग आप जानते हैं कि मार्केट चाहिए होती है टेक्सटाइल के लिए। तो फिर तीसरा पेट्रोलियम परिशोधन प्रशालय, ये भी जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, इनको भी लोकेट किया जाता है पास में ही, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर अर्बन एरिया हो। तो इसका आंसर हो गया 3 एंड 4। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है किसी देश को इष्टतम जनसंख्या यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वाला देश कब कहा जा सकता है? पहला, उस देश की जन्म दर उसकी मृत्यु दर के समान हो जाए, यदि जनसंख्या की कुल प्रजनन द्वारा प्रतिस्थापन प्रजनन पर के स्तर पर पहुंचाया जा सके, देश की उपलब्ध जनसंख्या संसाधनों से उनकी मानव जनसंख्या का इष्टतम यानी कि ऑप्टिमल जीवन स्तर संतुलित रहे। देखिए, आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के आया होगा, सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट देखा जाए तो यही बात कर रहा है। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऐसे रीजन में जहाँ पे कोई पर्टिकुलर रीजन में जितने लोग रह रहे हैं, जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के लिए एक जो रिसोर्स चाहिए, पीने के लिए पानी, रहने के लिए स्थान, लैंड, और भी मतलब एग्रीकल्चर, फूड अवेलेबिलिटी, हर चीज होनी चाहिए, कि ऐसी ही रीजन को हम ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए ऐसे रीजन में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों के पास चीजें ही नहीं है, अवेलेबिलिटी ही नहीं है रिसोर्सेस की, तो वहां पे क्राइसिस हो सकता है। तो ये बात होगी ऑप्टिमम पॉपुलेशन की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं, यानी कि ड्रिप इरिगेशन। तो पहला बोल रहा है, देखिए ड्रिप इरिगेशन आप जानते हैं कि एक इरिगेशन सिस्टम है जो कि वाटर को वेस्ट करने से बचाता है, ठीक है, एफिशिएंटली पानी का यूटिलाइजेशन किया जा सके, उसका बस मेन पर्पज ये होता है। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोलना है उर्वरक और पोषण तत्वों की हानि कम से कम होती है, बिल्कुल सही बात। ज्यादा पानी अगर इसमें थोड़ा ही पानी जितनी जरूरत होती है पेड़ों को, सिर्फ उतनी ही दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा पानी डालने की वजह से जो गेहूं के खेत होते हैं, सॉरी, चावल की जो खेती होती है उसमें बहुत ही ज्यादा पानी रहता है, तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो बह जाता है, और वो जब बहता है तो ऊपर की लेयर जो पानी के साथ चली जाती है, जो घुलनशील उसमें पदार्थ होंगे, तो उसमें से उसकी जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो बह जाती हैं पानी के साथ, तो उसकी जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है। तो ये बात होगी। फिर वही दूसरा बोल रहा है मृदा के अंत सदन क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इज इनहेंस्ड। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है।
फिर नेक्स्ट, या खेतों की समतल करने की आवश्यकता को कम कर देता है। ठीक है, सही बात, क्योंकि देखिए समतल क्यों किया जाता है खेत को, ताकि यदि पानी डाला जाए तो हर जगह पे कायदे से वो पहुंच पाए। यदि समतल रहेगा, कहीं मान लीजिए ऊंचा है तो वहां पे नहीं पहुंच पाएगा, नीचा है तो वहां पे ज्यादा भर जाएगा। तो इस चीज को ये काउंटर करता है, क्योंकि पर्टिकुलर सिर्फ जहां जहां पे जो फसल होगी, ये टारगेटिंग करता है कि वहीं पे उसकी जो जरूरत है जितनी, और जितनी जड़ है जहाँ पे, उतना ही पानी जाए, ना कि पूरे खेत में जहाँ पे पेड़ नहीं भी लगे हैं वहां पे भी जाए। तो ये इसमें फायदा रहता है। तो बिल्कुल सही बात है कि समतल करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट बोला है कि अनिस्यादित पुनर्चक्रित जल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है, यानी कि अनफिल्टर्ड रिसाइकल्ड वाटर कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। देखिए अनफिल्टर्ड जो है वाटर नहीं यूज किया जा सकता, फिल्टर्ड वाटर चाहिए, क्योंकि आप ड्रिप इरिगेशन जिसके थ्रू करोगे, जिस पाइप के थ्रू आप करते हो, ठीक है, तो यदि अगर फिल्टर्ड वाटर नहीं होगा तो उसमें चीजें रुक सकती हैं, तो पानी का जो बहाव है वो जो है रोका जा सकता है। तो ये बस कारण है। तो इसका जो चौथा जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, तो चौथा एलिमिनेट करते ही आपको आंसर बन जाएगा ए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानबद्ध कृषि का सही वर्णन करता है। स्थानबद्ध कृषि यानी कि सीडेंटरी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, भूस्वामियों द्वारा खेत को कृषि हेतु काश्तकारों को किराए पर देना। दूसरा, छोटी जोतों पर किसानों और उनके परिवार की निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल फलों और सब्जियों की खेती। वह कृषि पद्धति जिसमें वर्ष दर वर्ष भूमि के एक टुकड़े पर एक ही फसल उगाई जाती है। देखिए बिल्कुल सही बात, ये जो बात कर रहा है सीडेंटरी एग्रीकल्चर की, तो ये एक प्रॉपर्टी है फार्मिंग सिस्टम की, कि आप एक पर्टिकुलर क्रॉप को किसी पर्टिकुलर लैंड पे साल साल दर साल उसको उगा रहे हैं। तो ये बात हुई स्थानबद्ध कृषि। आपको ये इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि मत्स्य आखेट और मत्स्य पालन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट, मत्स्य आखेट यानी कि कैप्चर्ड फिशरी में प्राकृतिक जल निकायों से जलीय जंतुओं को पकड़ना सम्मिलित है, जबकि मत्स्य पालन में जलीय जंतुओं की एक सीमित वातावरण में पालन सम्मिलित है। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि हम कैप्चर फिशरी की बात करें, ठीक है, या और कल्चर फिशरी, तो कैप्चर फिशरी में ये होता है कि आपने कोई भी मछली है, कोई भी जीव जंतु है जो एक्वाटिक एनिमल है, उसको आपने कैप्चर कर लिया नेचुरल बॉडी से, मान लीजिए नदी से आपने उसको किया, फिर उसके बाद आप अपने घर में पॉन्ड बना लिया, या फिर अपनी जो एक फार्म बनाई, उसमें आपने उनको अलग से उनका उत्पादन कर रहे हो कल्चर्ड तरीके से। ठीक है, तो ये बात हुई मत्स्य आखेट की। और वही अगर नॉर्मल फिशरी की बात करें, कल्चर फिशरी, तो इसमें क्या होता है कि जो एक्वाटिक एनिमल है उनको पर्टिकुलर उनके ही इन्वायरमेंट, यदि वो नदी में रहना है तो नदी में ही, यदि वो किसी पॉन्ड में रह रहे हैं उसी में रहेंगे। ठीक है, आपको बस जाके फिशरी करना है, आपको अलग से उनको कहीं पे जाके लोकेट नहीं करना है, रीलोकेट नहीं करना है। तो ये बात होगी इसकी कैप्चर्ड फिशरी और कल्चर फिशरी की। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका सही है। यदि दूसरा स्टेटमेंट देखे जो बोल रहा है वैश्विक मत्स्य आखेट उत्पादन मत्स्य पालन का उत्पादन के दोगुने से अधिक है। देखिए दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। ये जो बात कर रहा है कैप्चर फिश और कल्चर फिश से डबल्ड उसका फिश प्रोडक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए दोनों का लगभग आस ही पास रहता है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, बल्कि मेनली जो फिशिंग फिश प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा कल्चर्ड फिश के थ्रू ही होता है। कल्चर्ड फिशिंग, सॉरी, कैप्चर्ड फिशिंग की पर्टिकुलर किसी जो है सी में चले गए, समुद्र में गए, नदियों में गए, वहां से जाके मछुआरे पकड़ रहे हैं, तो वही तरीका होता है मेनली। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको पढ़ के ही लग गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो बात कर रहा है भारत की जनसंख्या प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में विश्व का सबसे बड़ा श्रम बल उपलब्ध है।
शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी दर अधिक है। देखिए, ये बात हो रही है यहाँ पे इंडिया की जो लेबर फोर्स है उसकी। तो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लेबर फोर्स वर्ल्ड में, देखिए यदि आप जानते हैं चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो उनके पास ही सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग है और इस पे देखिए ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले उसने पूछा सही नहीं, यानी कि नॉट करेक्ट कौन सा है? पहला तो नॉट करेक्ट है, कन्फर्म हो गया। फिर वही दूसरा बोल रहा है शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी दर अधिक है। तो आप जानते हैं कि जो रूरल एरिया है वहाँ पे महिला जो है वो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है? तो उनका जो अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखा जाए फीमेल लेबर फोर्स, तो वो रूरल एरिया में ज़्यादा है अर्बन एरिया के कंपैरिजन। तो ये दूसरा सही है, लेकिन इसमें नहीं की बात कर रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए उपयुक्त है? ठीक है, सूती वस्त्र यानी कि टेक्सटाइल, कॉट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट यानी कि शुष्क और निर्जल जलवायु। देखिए, आप जानते हैं कॉटन से, कपास से जो थ्रेड बनाया जाता है, ठीक है, जो धागा बनाया जाता है इसका टेक्सटाइल का, तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए होता है जिसमें थोड़ा बहुत नमी हो, ठीक है? यदि अगर ड्राई होगा तो बार बार वो जो धागा है वो टूटेगा, ठीक है? तो ये चीज नहीं चाहिए होती है, बल्कि ज्यादातर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है कॉटन टेक्सटाइल की जहां पर कोई भी ऐसे एरिड रीजन में, शुष्क रीजन में, तो वहां पे पर्टिकुलरली अलग से ह्यूमिडिफायर होता है जो कि वहां के एनवायरनमेंट में, इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जो है नमी को प्रोवाइड कराता है अलग से। तो ये पहला तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आप यदि जानते होंगे थोड़ा बहुत, सूती वस्त्र के लिए शुष्क नहीं बल्कि नमी वाला इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होते ही हमें आंसर मिल जाएगा 2 और 3। परिवहन का सुगम साधन, ये तो बिल्कुल सही बात है। किसी भी इंडस्ट्री को अच्छे से चलाने के लिए इजी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। दूसरा, विद्युत का निरंतर और किफायत स्रोत, बिल्कुल सही बात। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो फिर से बात कर रहे हैं निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों के में भारत की ऊर्जा आपूर्ति में उसकी उनकी हिस्सेदारी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यदि हम देखें, आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे ज्यादा एनर्जी जो सप्लाई है वो करता है हमारा कोल, जो कि है 49.6%, ठीक है? अब कोल सबसे ज्यादा है 50% के अराउंड। फिर इसके बाद यदि बात करें तो ऑयल है जो कि 28%, ठीक है? फिर उसके बाद यदि बात करें तो हमारा बायोमास, ठीक है, जो कि हो गया 11.6%। फिर उसके बाद गैसेस आ जाएंगी 7.3%। फिर रिन्यूएबल क्लीन एनर्जी, तो ये 2.2। और यदि न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो 1.2%। कुल, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, सबका ये सीक्वेंस, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली लगा लेंगे और इसका आंसर मैं बता देती हूँ, बी है 1432। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को बोल रहा है, यानी कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्लाइमेट जो है उससे रिलेटेड। तो उससे पहले मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगी एक, यानी कि भूमध्य सागरीय जो रीजन है, इस ऐसा क्लाइमेट जो है कहाँ कहाँ पे पाया जाता है वर्ल्ड में। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मेडिटेरेनियन रीजन का क्लाइमेट है तो मेडिटेरेनियन रीजन में तो पाया ही जाएगा। साथ ही साथ यदि हम साउथ अफ्रीका के इस रीजन की बात करें बिल्कुल टिप पे, ठीक है, तो यहाँ पर भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। और साथ ही साथ चिले की बात करें, सेंट्रल चिले, तो यहाँ पर भी है। फिर कैलिफोर्निया है। फिर उसके बाद साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी ये क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई भूमध्य सागरीय एग्रीकल्चर क्लाइमेट की। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में क्या होता है मेनली, देखिए ये ऐसे रीजन को कहा जाता है ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो फलों के जो बागान होते हैं, मेनली जितने भी साइट्रस फूड होते हैं, साइट्रस फ्रूट, जैसे कि वो हो गया हमारा लेमन हो गया, नींबू हो गया और संतरे हो गए, तो ये सारे जो फ्रूट हैं
इस क्लाइमेट के लिए में ही उगते हैं, ठीक है। तो नींबू वंश के जितने भी फ्रूट है वो सब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उगते हैं। तो पहला इसका जो स्टेटमेंट बोला है, यह केवल भूमध्य सागर के दोनों ओर स्थित देशों में प्रचलित है, तो ये गलत हो गया, मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया, बहुत सारे रीजन में है। फिर तीसरा, यह अत्यधिक विशेषीकृत वाणिज्यिक कृषि है, यानी कि हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। आप जानते हैं कि वहाँ के जो इन सब रीजन के जो फ्रूट्स हैं उनको पूरे वर्ल्ड में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं मेडिटेरेनियन रीजन से, तो ये फेमस है इसके लिए। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए बेस्ड है ये सब। इसका आंसर हो जाएगा टू ओनली, बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो बात कर रहा है भारत में मैग्नीज खनिज के संदर्भ में। मैग्नीज खनिज कुछ स्टेटमेंट है, पहला बोल रहा है यह मुख्य रूप से विंध्या भूवैज्ञानिक शैल प्रणाली में पाया जाता है। भारत में उड़ीसा सर्वाधिक भंडार वाला राज्य है, ठीक है। फिर तीसरा, भारतीय मैग्नीज में फास्फोरस की उच्च मात्रा इसे धातु कण प्रयोजन के लिए उपयुक्त बनाती है। देखिए ये जो है उपयुक्त नहीं बनाती है, ठीक है, सूटेबल नहीं, अनसूटेबल बनाती है, बल्कि जो कि नहीं सही है। फास्फोरस की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए, ऐसा जो मैग्नीज होगा वो काफी अच्छा माना जाता है। और आप जानते हैं मैग्नीज का यूज किस में होता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, ठीक है। लौह और इस्पात की इंडस्ट्री जो है उसमें मेनली मैग्नीज का यूज होता है, ठीक है। तो ये उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें, वो भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। तो पहला इसका जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। यह मुख्य रूप से विंध्य भूवैज्ञानिक शैल प्रणाली में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। फिर दूसरा, ये उड़ीसा इसका सबसे बड़ा भंडार है, तो बिल्कुल सही बात। तीसरा भी स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा और हम इनको जैसे एलिमिनेट करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से रिलेटेड है, यानी कि पेनिनसुलर भारत से में तालाब सिंचाई के व्यापक उपयोग के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन से उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो ये बात हो रही है टैंक इरिगेशन की। तो पहला स्टेटमेंट, जल भ्रांतों को खराब पारगम्यता, ठीक है, पुअर परमेबिलिटी ऑफ एक्वाफायर, ठीक है, बिल्कुल सही बात। प्रायद्वीपीय भारत में कठोर शैल के कारण नहरें खोदना कठिन है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप जानते हैं जो डेक्कन रीजन है हमारा, वहां पर जो भी जो रॉक है वो काफी स्ट्रांग है, तो उस पे नहर बनाना काफी डिफिकल्ट है। वही अगर इंडिया का जो अपर पोर्शन देखे, नदर्न रीजन है, वहां पे यूपी वाला रीजन है, ये सब प्लेन एरियाज हैं, तो यहाँ पर नहर बनाना काफी इजी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी को आप नॉर्मली खोद के उसमें नहर का बना सकते हो। बाकी पंजाब हरियाणा वाला रीजन हो गया, तो ये जो प्लेन रीजन होते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि जो नदर्न सदर्न रीजन है वहां पे ये सब दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका सही है। वही तीसरा स्टेटमेंट देखिए जो बोल रहा है 12 मासी नदियों का अभाव, बिल्कुल सही बात है। वहां पे पेरेनियल रिवर नहीं रहती हैं, सीजनल रिवर रहती हैं, मानसून के पानी की वजह से। और जब यहाँ पे बारिश होती है तो वो भर जाती हैं नदियां, बाकी टाइम पे जब नहीं होता है तो वो सूख जाती हैं। तो ये इसके तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, सॉरी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोला है निम्नलिखित नदी बेसिन में भारत में उनकी जल संसाधन क्षमता के घटते क्रम में। देखिए ये तो बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली बात ही नहीं है। ये इसका आंसर है बी 4, 1, 3, 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का, जो बोला निम्नलिखित स्रोतों को उनके ताजे जल के उपलब्धता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट से पहले मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ, जो कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में यूपीएससी में, 2020 में नहीं 2021 में पूछा गया है, ठीक है। यदि पूरे अर्थ पे वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, पानी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देखिए ओशन में सलाइन वाटर, हमारे इतने बड़े बड़े ओशन है उन सब में तो सलाइन वाटर है जो कि 97% है। और फ्रेश वाटर देखा जाए तो सिर्फ 3% है। अब वही फ्रेश वाटर को अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो फ्रेश वाटर में अगर ग्राउंड वाटर देखे तो ये 30 10 30% के अराउंड है।
और यदि आइस कैप की बात करें, जो कि ग्लेशियर हो गए, हमारे हिमनद हो गए हिमालय पे, तो ये सब 70% के अराउंड है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बाकी बचा जो सरफेस वाटर है, ठीक है, सरफेस वाटर यानी कि नदियां हो गई, लेक्स हो गई, ये सब हो गया। तो ये जो 0.3% के बराबर है, तो इसमें सबसे ज्यादा लेक है, फिर स्वैम्प हो गया, दलदल वगैरह, फिर सिर्फ 2% रिवर है। तो देखिए लेक 87% वाटर और रिवर में 2% है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3, ये जो दिया हुआ है नॉर्मल क्रम में दिया हुआ था। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।